अमेरिका के लोवा स्टेट में एक छोटा सा विलेज कस्बा विलिस का है। सन 1900 के दशक में यहाँ की आबादी लगभग 2000 के आस पास थी। इसी समय के लगभग यहीं पर 6 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार का मुखिया जोशिया मूरे, बीवी सारा मूरे और उनके 4 बच्चे हरमन मूरे, मैरी मूरे, आर्थर मूरे और सबसे छोटा लड़का पॉल मूरे, जिसकी उम्र 5 साल थी। उस समय मूरे फैमिली को पूरे विलिस्का टाउन में सबसे सम्मानित और अमीर लोगों में गिना जाता था। जोशिया मूरे के पास खुद का हार्डवेयर का बिजनेस था, जो कि अच्छा चल रहा था। मूरे परिवार बहुत ही धार्मिक था, खासकर सारा मूरे, जो कि अक्सर अपने परिवार के साथ पास के चर्च में प्रार्थना के लिए जाया करती थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी। दिन आया 9 जून 1912। उस दिन सारा मोरे ने पति जोशिया मोरे को घर जल्दी आने को कहा, क्योंकि आज चर्च में बच्चों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका संचालन स्वयं सारा मूरे करने वाली थी। शाम को जोशिया मोरे काम खत्म करके जल्दी घर आ जाते हैं और पूरा परिवार तैयार होकर चर्च पहुंचता है, जहां पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। इस कार्यक्रम में मैरी की दोस्त लीना स्टलिंगर और एना स्टलिंगर भी आई हुई थी। एना और लीना दोनों बहनें थीं। मैरी ने दोनों से आज रात अपने घर पर ठहरने के लिए निवेदन किया। दोनों बहनें मान गईं और जोशिया ने उनके माता पिता से अनुमति भी ले ली। रात 9:30 के करीब कार्यक्रम खत्म होने के बाद मूरे परिवार स्टलिंगर सिस्टर के साथ अपने घर आ जाते हैं। रात को खाना खाने के बाद अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। चूंकि कार्यक्रम से आने पर सभी लोग काफी थके हुए थे, तो सब जल्दी सो जाते हैं। 10 जून 1912 की सुबह जोशिया मोरे की पड़ोसी मैरी पैकेम नोटिस करती हैं कि आज मूरे फैमिली के घर पर बिल्कुल सन्नाटा है। कोई चहल पहल नहीं है, कोई भी अभी तक घरेलू काम के लिए जगह नहीं है। जबकि जोशिया मोरे और उनकी पत्नी सारा सुबह जल्दी उठ जाते थे। घोड़ा को चारा देना और मुर्गियों को दरबों से बाहर निकालना उनका प्रतिदिन का काम था। लेकिन 8 बजने को आया, कोई भी घर का सदस्य अभी तक जगा नहीं है। संदेह होने पर मैरी पैकेम मूरे के घर पहुंचती है, तो देखती हैं कि खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए हैं, जबकि मूरे फैमिली रात में सोते समय कभी भी पर्दे लगाकर नहीं सोती थी। मैरी पैकेम दरवाजा खटखटाती और आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। जब अंदर से आवाज नहीं आती है, वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लक था। कुछ देर कोशिश करने के बाद मैरी पैकेम वापस अपने घर आ जाती हैं और जोशिया के भाई रोस मूरे को टेलीफोन करती हैं। रोस मूरे, जो कि पास में ही दवाखाना चलाता है, वह अपने दवाखाने पर ही था। जैसे ही उसे यह समाचार मिलता है, संदेह के बादल उसके मन में उमड़ने लगते हैं। वह तुरंत वहां से निकालता है और अपने भाई के घर पहुंचता है, जहां पर पहले से ही बहुत भीड़ लगी रहती है। मैरी पैकमैन बताती हैं कि दरवाजा लक है। रोज के पास डुप्लीकेट चाबी होती है। वह दरवाजा खोल के अकेले अंदर प्रवेश करता है और बाकी लोगों को बाहर ही रोक देता है। यहां आपको एक चीज जानना जरूरी है कि घर का लेआउट कैसा था। घर का मुख्य दरवाजा किचन में खुलता है, जो कि एक बड़ा हल है। उससे सटा हुआ पैरोल रूम है, जिसका दरवाजा किचन में खुलता है, और पैरोल रूम से बिल्कुल सटा हुआ है गेस्ट रूम, जिसका दरवाजा पैरोल रूम में ही खुलता है। किचन हल से एक सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है, जहां पर जोशिया और सारा मूरे का बेडरूम है, और उससे सटा हुआ एक मास्टर बेडरूम है, जो कि चारों बच्चों का है। जब रोस मोरे अंदर जाता है, तो किचन से होकर बैठक रूम में पहुंचता है, तो नोटिस करता है कि गेस्ट रूम के दरवाजे पर जो छोटा सा शीशा लगा है, उसको किसी कपड़े से ढक दिया गया है और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। जब वह गेस्ट रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया, तो देखता है बेड पर खून ही खून है। वह तेजी से मुड़ा और बाहर की ओर भागा, और बाहर जाकर पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस पहुंच गई। सबसे पहले पुलिस सीढ़ियों से ऊपर जोशिया मूरे के बेडरूम में गई, जहां बेड पर जोशिया मूरे और सारा मूरे मृत पड़े थे। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। उनके सर पर किसी धारदार चीज से कई बार हमला किया गया था, जिससे उनके चेहरे को भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद पुलिस बगल के मास्टर बेडरूम में जाती है, जहां बच्चे सो रहे थे। उनके चेहरे भी कपड़े से ढके हुए था। जब उनके कपड़े हटाकर देखा गया, तो उनके भी सर पर भी धारदार चीज से ही हमला किया गया था, जिससे चारों बच्चों की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस नीचे उतरकर गेस्ट रूम में पहुंची, जहां स्टलिंगर बहनें सोई हुई थी और उनके चेहरे भी कपड़े से ढके हुए थे। जब उनके चेहरे से कपड़े को हटाकर देखा गया था, उनकी भी स्थिति बाकी लोगों की तरह ही थी।
पुलिस को इसी कमरे में एक कुल्हाड़ी मिली जो ऊपर से नीचे तक खून से सनी हुई थी, जिसे दीवार के सहारे खड़ा किया गया था, और बेड के बगल में एक केरोसिन की लालटेन कम रोशनी में जलती हुई मिली। इसके अलावा किचन में एक कटोरी मिला जो खून से सनी हुई थी। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि घटना आधी रात के बाद और सुबह 5 बजे के बीच की है। हत्या का कारण का पता नहीं चल पाया। घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था। पुलिस हत्या का कारण जानने में जुट गई। जांच में यह भी पाया गया, स्टलिंगर बहनों में छोटी बहन लीना के हाथ पर चोट के निशान थे। शंका जताई गई कि जब कातिल ने हमला किया तो वह जगी हुई थी। उसने डिफेंस करने की कोशिश की होंगी। जांच में पाया गया, कातिल ने जिस कुल्हाड़ी से इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया था उसे जोशिया मूरे के स्टोर रूम से उठाया था। जब मूरे फैमिली चर्च गई हुई थी तभी वह स्टोर रूम से कुल्हाड़ी और केरोसिन लैंप लेकर घर में घुसा और घर के एटिक, यानी कि अमेरिका में जितने लकड़ी के घर बनते हैं और ऊपर से शंकुनुमा होते हैं जो कि खाली छोड़े जाते हैं और वह सामान रखने के काम में आते हैं, कातिल उधर जाकर चिपकर बैठ गया था। मूर फैमिली खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, जबकि स्टलिंगर बहनों को सोने के लिए नीचे गेस्ट रूम दिया गया था। आधी रात के बाद कातिल एटिक से बाहर निकलता है और अपने साथ लाए लैंप को मध्यम रोशनी में जलाकर जहां जहां कांच की खिड़कियां और दरवाजे थे उसे कपड़े से ढक देता है। उसके बाद वह जोशिया मूरे और सारा मूरे के कमरे में आता है। दोनों को गहरी नींद में सोता देख उन पर हमला कर देता है। नींद में होने के कारण उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। उनके सर पर कई बार हमला करता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद कातिल मास्टर बेडरूम में सो रहे उनके बच्चों के पास जाता है। सोए हुए बच्चों पर भी ऐसे ही हमला करता है, जिससे उनकी भी मौत मौके पर ही हो जाती है। मूरे फैमिली को खत्म करने के बाद वह नीचे गेस्ट रूम में पहुंचता है जहां स्टलिंगर बहनें सोई हुई थी और उन पर भी हमला कर देता है। सबसे पहले वह ऐना के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे लीना जग जाती है। वह डिफेंस करने की कोशिश करती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। चूंकि वह 8 साल की एक छोटी बच्ची थी, ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाती। स्टीलिंगर सिस्टर को मारने के बाद उसने कुल्हाड़ी को वहीं बगल में रख दिया और किचन में आकर अपने हाथ धोए और पीछे के दरवाजे से बाहर आ गया। उसके पास घर की चाबी भी थी जो कि जोशिया और सारा मूरे के पास से मिली थी। उसने बाहर से दरवाजा लॉक किया और निकल गया। पुलिस ने छानबीन शुरू की, जिसमें कुछ सस्पेक्ट्स के नाम सामने आती है, जैसे कि फ्रैंक जोन्स, विलियम मैन्सफील्ड, एड्रू सोवर, जॉर्ज केली, हेनरी ली मोरे। पहले बात करते हैं फ्रैंक जोन्स की, जो कि एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन थे। उसकी खेती से संबंधित उपकरण की शप थी। उस पर संदेह का सबसे बड़ा कारण यह था कि 7 साल पहले जोन्स के शॉप पर ही जोशिया मूरे काम करता था। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से जोशिया मूरे ने नौकरी छोड़ दी और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। और कुछ ही समय में वह जोन्स का तगड़ा कंपटीटर बन गया, जिससे जोन्स को उससे जलन होने लगी। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि जोन्स की बहू से जोशिया का अफेयर था, जो कि जोन्स को पता चल गया था, जिसकी वजह से दोनों में दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जब भी उनका आमना सामना होता तो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन जब यह घटना हुई उस समय जोन्स की उम्र लगभग 57 साल थी। इसलिए जांच कर रहे अफसरों ने यह अनुमान लगाया कि जोन्स ने इस काम के लिए किसी को किराए पर रखा था। तब एक नया नाम विलियम मैन्सफील्ड का सामने आया। दरअसल कुछ समय पहले विलियम मैन्सफील्ड ने अपनी बीवी और उनके माता पिता और अपने खुद के बेटे की हत्या भी कुछ इसी प्रकार से ही की थी। मूरे फैमिली की हत्या में उसकी मौजूदगी की जांच की गई तो पता चला कि घटना वाले दिन वह विलिस्का में था ही नहीं। इस घटना का तीसरा और सबसे बड़ा सस्पेक्ट का नाम जॉर्ज केली था। यह व्यक्ति मानसिक रूप से कुछ हिला हुआ था। उसे लोगों के घर में ताक झांक करते हुए कई बार पकड़ा गया था। घटना से ठीक 1 दिन पहले केली वेलिस्का आया हुआ था। वह भी उसी चर्च में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया था, जिसमें मूर फैमिली गई हुई थी। घटना वाले दिन वह मूरे फैमिली से कुछ दूर ही एक जगह ठहरा हुआ था। दूसरे दिन वह सुबह करीब 5 बजे ही वेलिस्का से निकल गया और जिस ट्रेन से वह जा रहा था उसमें यात्रा कर रहे एक कपल को बताया था कि वेलिस्का में इस जगह 8 लोगों की हत्या कर दी गई है। वेलिस्का छोड़ने के 1 हफ्ते के बाद उसने खुद जांच करने वाले अफसरों को लेटर लिखने लगा कि
हाँ, मुझे पता है। इस घर में 8 लोगों को कुल्हाड़ी से मारा गया है और मैंने हत्या की आवाज सुनी थी। लेकिन जब उससे हत्या से जुड़ी जानकारियां विस्तार से पूछी गई तो उसने जो भी बताया वह पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। मूरे फैमिली की हत्या के 2 साल बाद केली को एक दूसरे केस में पकड़ा गया। वह अपने असिस्टेंट से मेल के जरिए अश्लील पिक्चर की डिमांड कर रहा था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को देखकर उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया गया। सन 1917 में उससे फिर पूछताछ हुई और इस बार उसने यह कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही 8 लोगों की हत्या की है। लेकिन उससे जब कारण पूछा गया तो उसने कहा कि भगवान ने मुझसे कहा था कि बच्चों को मेरे पास भेजो। केली के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। इसके अलावा 2 सस्पेक्ट एंड्रू सावर और हेनरी ली मूरे के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्हें भी छोड़ दिया गया। आज घटना के करीब 123 साल हो गए हैं। उस घर के पड़ोसियों का दावा है कि उन्हें आज भी चीखों की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, इस केस के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।